ओके, सो रिमूव टू और यूज टू में क्या याद रखना है? रूल नंबर 1, वाइल रिमूविंग टू, अगर क्वेश्चन में टू TOO दिया हुआ है तो 3 चेंजेस करने होते हैं, 3 चेंजेस आर मेड। पहला जो चेंज होता है वो ये होता है कि TOO की जगह पे लगाओ सो लगा दो, और रिप्लेस TO2, अगर दूसरा 2 दिया हुआ है TO वाला, ठीक है, O वाला हो तो उधर सो लगाने का, एक TO है मतलब 2 है तो वहां पर दैट लगाओ, ठीक है, ये 2 चेंज किए। तीसरा क्या चेंज करना है? एड सब्जेक्ट प्रोनाउन गिवन इन द सेंटेंस अलोंग विथ कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट। ये 4-5 जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से जो सुटेबल है वो तुम लगा सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्नेहा वॉज टू इल टू से एनीथिंग, ठीक है, तो स्नेहा वॉज TOO की जगह पे मैंने जैसे तुमको कहा कि सो लगाना है तो सो लगाओ, इल की जगह पे रहेगा इल, ठीक है, TO2 की जगह पे मैंने बोला क्या रिप्लेस करना है? दैट लगाओ। सी कुड नॉट वर्ड यूज होगा इसके अंदर, सी कुड नॉट से एनीथिंग। तो इस तरह से हमें ये सेंटेंसेस को रिमूव टू करना हो तो इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? रूल नंबर 1 समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Rule number 2, if only TOO is given, then use very rarely indeed, beyond the limit, excessively, more than enough, etc. देखो इसमें तुमको TOO भी दिया था, TO2 भी दिया हुआ था, अब यहाँ पे सिर्फ TOO दिया होगा, तब तुम्हें क्या करना है? तो तुम्हें ये सारे वर्ड्स यूज करने, अगर यूज नहीं करते तो क्या होगा उसका भी मैं बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आएगी उसमें। जैसे यहाँ पे दिया he has eaten the food too much, उसने खाना बहुत खा लिया है, ठीक है, he has eaten the food too much, तो क्या होगा? he has eaten the food। मैंने तुमको जैसे यहाँ पे बताया टू की जगह पे ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। बियॉन्ड, अभी टू मच का मतलब होता है ज्यादा खा लिया, मतलब बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट से ज्यादा, तो बियॉन्ड द लिमिट तुम लिख सकते हो। अगर वेरी मच लिखना है तो वेरी मच लिख दो, टू की जगह पे वेरी लिखना हो तो वेरी लिख दो, ठीक है, मच का तो मच ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? टू मच की जगह पे बियॉन्ड द लिमिट भी लिख सकते हो और वेरी मच भी लिख सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स याद रखने होंगे तुम्हें, इससे ज्यादा नए कोई वर्ड्स आएंगे नहीं, सो ये वर्ड तुम याद रख लो। सो टू अकेला TOO आए तब हम ये चेंजेस करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। No, sir. Rule number 3, if there is no person in the subject of clause, then use cannot be plus past participle form। if there is no person as a subject, कोई सेंटेंस के अंदर, जैसे कि ये सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट है ही, ये सेंटेंस था इस सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट था स्नेहा। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब सब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है, द बैग इज नॉट अ सब्जेक्ट, कोई पर्सन नहीं है वो, ठीक है, वो चीज वस्तु है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, तो वो क्या कहा जाएगा? नॉट अ पर्सन, नो पर्सन, ठीक है। तब हमें क्या करना है? तो हमें कैन नॉट बी फर्स्ट पास्ट फॉर्म लगा देना है, ठीक है, उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ, द बैग इज टू, TOO की जगह पे तो सो ही लगाना है, हैवी का हैवी, दैट का दैट, इट कैन नॉट, हमेशा कैन नॉट ही आएगा, जब पर्सन नहीं होगा तब कैन नॉट ही लगाने का, ठीक है, कैन नॉट बी लिफ्ट का पास्ट फॉर्म कर देने का, यहाँ पे बोला है पास्ट फॉर्म ऐड करो तो लिफ्टेड। तो इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया जा सकता है। समझ में आया ये कब रूल नंबर 3 कब यूज करना है? कि कोई डाउट है? कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, तो ये था हमारा यूज टू, रिमूव टू, किस तरह से यूज टू करना है और रिमूव टू करना है। अभी यूज टू क्या होता है? उल्टा करने का, जैसे यहाँ पे स्नेहा वाज सो इल दैट शी कुड नॉट से एनीथिंग, उसका उल्टा करोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? यूज टू हो जाएगा वो तुम्हारा, ठीक है। रिमूव करना है तो तुमको ये वाला सेंटेंस फ्रेम करने का, ऑपोजिट तुमको करते रहने का। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? उल्टा कर देने का, इसे कहते हैं रिमूव टू, यूज टू, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नाउ ये याद रखो, नो सूनर के साथ लगेगा देन, एज सुन एज होता है, हार्डली हैड के साथ लगता है व्हेन, स्कैरली के साथ लगता है व्हेन। अभी स्कूल में कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा पूछते हैं कि स्टार्ट करो सेंटेंस नो सूनर से, या फिर पूछते हैं हार्डली हैड से स्टार्ट करो, ठीक है। 12th में पूछते हैं स्कैर्सली से भी स्टार्ट करने का बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी सेंटेंस स्टार्ट करने का बोल सकते हैं।
और उसके अंदर हमें किस तरह से सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पे मैं तुमको सबका चारों चार का एक इक्वेशन दे दूंगा। इक्वेशन लर्न करके रखने का, कोई भी सेंटेंस आए तुम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना कैसे। रूल नंबर 1, यूज अगर डू और डज कब इस्तेमाल करना है, जब प्रेजेंट टेंस हो तब। और डिड कब यूज इस्तेमाल करोगे, जब पास्ट टेंस होगा तब। ठीक है, तो ये जो चार प्रकार के सेंटेंस आएंगे उसके अंदर जब पास्ट टेंस होगा तो डिड लगाओ और प्रेजेंट टेंस होगा तो डू या डज लगाना है। यहां तक कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। नाउ एज सुन एज जो है, ठीक है, उधर से अगर सेंटेंस स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना है। देखो जैसे कि एज सुन एज प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस फिर V3 लगाने का पास्ट फॉर्म। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा करना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरा वर्ब आएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमेशा याद रखना ये जो चार प्रकार के सेंटेंस है, नो सूनर देन, एज सुन एज, हार्डली, हैड और स्कैर्सली, उसमें दो सेंटेंस होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे, दो वर्ब होंगे। ठीक है, तो दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कॉमा के बाद से स्टार्ट होता हुआ होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ, एज सुन एज, तो एज सुन एज पहला वर्ड हुआ, फिर सब्जेक्ट इसके अंदर आई हुआ, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट V3 आ जाता है, ओपन। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आता है द केज, फिर आता है कॉमा, फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा द पैरोट। ठीक है, द पैरोट लिखा, फिर वर्ब आएगा फ्लू और ऑब्जेक्ट है अवे। यहां तक समझ में आया? इस प्रकार का सेंटेंस होगा। कोई भी सेंटेंस दिया होगा तुमको, देखो समझ लो, हार्डली हैड दिया होगा तो तुम्हें एज सुन एज करना है। अगर एज सुन एज दिया है तो नो सुनर में करना है। नो सुनर दिया तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, तो तुमको सबका क्या याद रखना है, इक्वेशन याद रखना है। तो ध्यान देना ये इक्वेशन इस तरह से कैसे आगे बढ़ेगा। तो मैं बताता हूँ नो सुनर के लिए क्या होता है। देखो नो सुनर में क्या होता है, ये इक्वेशन पता चला, ये किसके लिए यूज करने का, एज सुन एज की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अभी नो सुनर में क्या होता है, देख यार ध्यान रखना, नो सुनर के साथ ध्यान लगता है, एज सुन एज तो अकेला ही होता है। ठीक है ना, नो सुनर के साथ ध्यान लगेगा, एज सुन एज अकेला होता है। चलो नो सुनर देखते हैं। और ये वाला एज सुन एज में क्वेश्चन में दिया है, तुमको बोल रहा है कि नो सुनर में करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो पहले नो सुनर वर्ड आएगा, प्लस लगाओगे हेल्पिंग वर्ब जिसके अंदर डू, डज और डिड, ये तीन में से कोई एक चीज आ सकती है। ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो उससे पहले क्या लगाना है, देन। नो सुनर देन होता है इसलिए देन लगाएंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऊपर जो सेंटेंस दिया हुआ है नो सुन एज सुन एज का, उसका नो सुनर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से ध्यान देना। देखो यहाँ पे लिखा है एज सुन एज, वो तो हमें लिखना नहीं है इधर, हमें लिखना है नो सुनर, तो लिखो नो सुनर। हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ये जो ओपन है ना वो पास्ट टेंस में दिया है ना, ओपन पास्ट टेंस में दिया है तो हम लगाएंगे डीड, तो यहाँ पे डीड लगाओ। ठीक है, फिर आई कब आएगा, देखो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया मैंने डीड, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब इसमें देखने का सब्जेक्ट क्या है, आई है तो आई लगाओ। फिर वर्ब क्या है, ओपन, तो ओपन लगाओ। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, द केज ऑब्जेक्ट है वो लगाओ। देन लगाना है तो देन लगाओ। सब्जेक्ट क्या है दूसरा वाला, द पैरोट लगाओ। फिर यहाँ पे वर्ब क्या है, फ्लू, तो फ्लू लगाओ। ऑब्जेक्ट क्या है, अवे, तो अवे लगा के फुल स्टॉप कर दो। आया समझ में कैसे मैंने कन्वर्ट किया इसको एज सुन एज में से नो सुनर में? हाँ सर। ठीक है, तो तुम्हें ये इक्वेशन आता होगा तो तुम कोई भी नो सुनर या कोई भी एज सुन एज वाला होगा वो सारा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक ये दोनों में किसी को भी? हेलो, हाँ सर। क्या बोलते हैं, जिन्हें कोई डाउट? No, sir. निश्चित? No, sir. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन में नो सुनर दिया हुआ है तो हमको हार्डली हेड में करना है। चलो देख लेते हैं, हार्डली हेड के साथ लगता है व्हेन, तो इक्वेशन पढ़ लेते हैं एक बार। चलो हार्डली हेड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा व्हेन, जब दूसरा सेंटेंस चालू होता है दूसरा सब्जेक्ट आएगा उससे पहले व्हेन लगाओ, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अभी इसको ये जो ऊपर वाला जो है क्वेश्चन उसी को हम हार्डली हेड में कन्वर्ट करते हैं। चलो नो सुनर लगाना नहीं है, लगाना हार्डली हेड है तो लगाओ हार्डली हेड। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो इसमें देखो सब्जेक्ट का ये पहला वाला सब्जेक्ट आई है तो आई लगाओ। V3 क्या है, ओपन, तो ओपन। ऑब्जेक्ट क्या है, द केज, तो द केज।
वैन लगाओ, वैन की जगह पे सब्जेक्ट दूसरा वाला क्या है, तो द पैरोट है तो द पैरोट लिखो। वर्ब क्या है दूसरा वाला, फ्लू है तो फ्लू लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है, अवे है तो अवे लिखो, फुल स्टॉप, तुम्हारा आंसर सॉल्व हो गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। इक्वेशन लर्न होगा तो ही आएगा। स्कैर्सली हेड, ठीक है, अब इसमें भी सेम हम देख लेते हैं इक्वेशन क्या है। स्कैर्सली हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कोई चेंज नहीं है, सीधा हार्डली हेड जो था वही यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे स्कैर्सली हेड दिया हुआ है उसकी जगह पर, तो पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा, खाली हार्डली की जगह पे स्कैर्सली लगा देने का है, ठीक है। इक्वेशन सेम है पूरा, ठीक है। Scarcely had I opened the cage when the parrot flew away. Hardly had I opened the cage when the parrot flew away. तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तुमको ऐसा बोल सकते हैं, नो सुनर दिया होगा, बोलेगे scarcely had सॉल्व करो, या हार्डली हैड सॉल्व करो, कुछ भी दे सकते, कुछ भी दिया होगा, तुमको कन्वर्ट करना होगा दूसरे में। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चारों चीज समझ में आई? उसमें ये सब में से कोई ये एक ना एक तो आएगा ही एग्जाम में। हाँ बोलो। हेलो। नो सर कुछ नहीं। अच्छा, एग्जाम में ये जो चार चीज है, नो सूनर देन, एज सून एज, हार्डली हैड व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, इसमें से कोई भी एक तो आता ही है, कंपलसरी रूल है, ठीक है। एक रिमूव आता है जो हमने ऊपर देखा, यूज टू रिमूव टू, ठीक है। फिर आता है स्कैर्सली हैड और ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जा रहा हूं मैं, इफ और अनलेस, ठीक है ना। अभी देखो, इफ इज इक्वल टू अनलेस प्लस नॉट होता है, या फिर अनलेस इज इक्वल टू इफ प्लस नॉट, दोनों का मतलब सेम होता है। ये मैंने किसी को सिखाया था, पता नहीं अभी, चलो कोई नहीं। मत सिखाड़ी। इफ यू पे द बिल, अगर तुम बिल पे करते हो, आई विल गिव यू अ रिसीट, ठीक है ना। तो इफ यू पे द बिल, अगर तुम बिल पे करते हो तो तुम्हें रिसिप्ट मिलेगा। तो अगर मेरे को इस सेंटेंस के अंदर अनलेस यूज करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ अनलेस यूज करने के लिए इफ दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं अनलेस यूज करूंगा तो अनलेस के साथ मुझे नॉट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इफ की जगह पे लिखेंगे अनलेस यू पे द बिल, आई विल नॉट, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट भी आना चाहिए, तो आई विल नॉट गिव यू रिसीट। इस तरह से तुम्हें सेंटेंस को फ्रेम करना होगा। अगर तुमको अनलेस दिया हुआ है, सुनना वापस, अनलेस दिया है तो उसके साथ नॉट दिया होगा, ठीक है। तो जब अनलेस और नॉट दिया है तो तुम्हें इफ यूज करने का सेंटेंस के अंदर इस तरह से, तो तुमको इफ यूज करने का भी बोल सकते हो, बोला भी हो सकता है, और अनलेस यूज करने का भी बोला हो सकता है। और कुछ इसके अंदर है नहीं, सीधा सिंपल है कि अनलेस अगर यूज करना आता है तो अनलेस और नॉट दोनों यूज करने का, और जब अनलेस और नॉट दिया हो क्वेश्चन में तो अकेला इफ करके सेंटेंस को सॉल्व कर देने का। कोई डाउट यहाँ पर? दूसरा कोई रूल नहीं है इसके अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें कोई और डाउट है? ये तो नो एक्सरसाइज है, सर। ये एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने कर दिया कि बाकी है? सर हाँ सर अगर ये वो इफ वाले सेंटेंस में अगर नॉट दिया हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये रहा 4th नंबर का। इफ आई वेयर डेफ आई कुड नॉट, मतलब इफ के साथ नॉट भी है, ठीक है ना, यस और नो। तो जब इफ के साथ सर नॉट आएगा तो अकेला अनलेस यूज करने का, समझ में आया? उसमें नॉट यूज नहीं हाँ करने सर। का। क्लियर हो गया डाउट अभी? यस सर। क्वेश्चन में इफ प्लस नॉट दिया हुआ है ना, इफ भी दिया है और ये कुड नॉट दिया हुआ है, इसलिए उसकी जगह पर हमें सिर्फ अनलेस यूज करना होता है, ठीक है। तो अनलेस आई वर डेफ आई कुड हियर व्हेन दे कॉल्ड मी फॉर माय वॉक, इस तरह से आंसर बनेगा। अनलेस, इफ की जगह पे अनलेस आई वेर डेफ कॉमा आई कुड नॉट नहीं आएगा, अब ये नॉट निकल जाएगा क्योंकि अनलेस के बाद नॉट नहीं है। सो आई कुड हियर when they called me for my walk, full stop। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए क्या था, मैंने एक बार करवा दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको, तीन को आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक काम करेंगे, बाद में करेंगे पूरा टॉपिक, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद के टॉपिक्स ले लेते हैं, चलो।
फिर आता है चेंज असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। अगर उसका मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है तो मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन टैग भी तुमको डू एज डायरेक्टेड में पूछते हैं, ठीक है। सो रूल नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है? तो एक सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर एक मेन वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। तो आई सब्जेक्ट हुआ, एम हेल्पिंग वर्ब हुआ, राइटिंग तुम्हारा वर्ब हो गया और लेटर तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार को सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? इंटरोगेटिव कर रहे हैं हम लोग अभी। तो इंटरोगेटिव जब हमें करना है, मतलब क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, देखना क्या बोल रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सिर्फ प्रोनाउन लेने का, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमें क्या किया पता है? हमने ये क्वेश्चन टैग बनाया। क्या बनाया? क्वेश्चन टैग। वापस बताता हूँ। पूरा सेंटेंस लिखने का, जब भी तुम असर्टिव सेंटेंस तुमको दिया होगा क्वेश्चन में और बोला होगा कि क्वेश्चन टैग बनाओ, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पूरा क्वेश्चन जो दिया होगा उसके कॉपी करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा कॉमा। कॉमा के बाद क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, वो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, मतलब उसके बाद लिखेंगे नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा नॉट, और उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया होगा, जैसे राज दिया है तो ही लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह से जो भी प्रोनाउन बनता होगा उसका हम सेंटेंस में देखेंगे तो हमें पता चलेगा, और उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ये तुम्हें इक्वेशन समझ में आया? यस यस सर। सर। चलो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इफ असर्टिव सेंटेंस इज गिवन इन अफर्मेटिव, मतलब कोई भी असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव दिया है तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा? पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसमें कैसा है। सेकेंड नंबर का फर्स्ट रूल समझ में आया? इसमें पॉजिटिव दिया होगा तो नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा, नेगेटिव में सेंटेंस आएगा तो पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा। इफ नो हेल्पिंग वर्ब इज गिवन देन, अगर चलो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, पर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है। तो मैं उसके लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होगा तो तुम्हारे लिए आसान है। जैसे यहाँ पे तुमको सपोज दिया है आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो तुम्हारे पास एम है तो एम का हो जाता है आरंट, ठीक है, आरंट बनेगा, एम का हो जाता है आरंट, ठीक है। एंट भी बोलते हैं पर आरंट लिखना पड़ता है। आरंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉट उसके साथ है ना, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा ऐसे। देखो विल नॉट का वोंट, शेल नॉट का सेंट, एम नॉट का एंट, इस तरह भी लिख सकते हो और आरंट भी लिख सकते हो, दो में से जो लिखना है वो लिख सकते हो। तो मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पर कि आरंट और सब्जेक्ट जो होगा वो लिख के हमें क्वेश्चन मार्क बना देना है, ठीक है। ये सब याद रखना है। सो अगर सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन में तुम्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो डू नॉट या तो डज नॉट, दो में से कोई एक चीज यूज होगी। अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। इस तरह से याद रखना। ही राइट्स अ लेटर, तो पूरा क्वेश्चन लिखना, ही राइट्स अ लेटर, इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एम इज आर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए कहेंगे नो हेल्पिंग वर्ब गिवन। तब हमें क्या करना है? तो हमें अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, फिर लगाएंगे नॉट, नॉट मतलब नेगेटिव करना पड़ेगा, और नेगेटिव हमेशा क्वेश्चन टैग के अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। ये जो डज नॉट है ना, ये डज नॉट ही लिखा है पर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो हमें इसी तरह लिखना है, डजंट, ठीक है। और फिर जो सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट बोला हुआ है तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही लिखो और फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आया यहाँ तक? नो हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है? हाँ सर। फिर बोला हो अगर पास्ट टेंस में दिया है, पास्ट टेंस में दिया है तो डिडंट यूज करने का, आंख बंद करके वहां पे डिडंट लगा देने का। जैसे ही राइट्स अ लेटर है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन गलत छप गया यहाँ पर, यहाँ पे आएगा ही रोट अ लेटर, फिर आंसर लिखेंगे ही रोट अ लेटर कॉमा
हमेशा पता चल जाएगा जब तुम्हारे पास रोट मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस है, तो हमें डिडंट लगाना है, ठीक है। वो कंपलसरी, अगर जब पास्ट टेंस आ जाता है, पास्ट टेंस रोट मतलब लिख दिया गया है, तो डिडंट फिर सब्जेक्ट लगा देने का, जो है ही, वो यहाँ पे ही लग जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे ही रोट अ लेटर आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। विल नॉट दिया हो अगर, तो वोंट हो जाएगा। शेल नॉट का सेंट होता है, एम नॉट का एंट या आरंट लिखोगे। ये एक इंफॉर्मेटिव है, जो तुम्हें इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें याद रखना है। फिर जैसे यहाँ पर मैंने तुमको बताया था कि कहाँ गया, डू नॉट है तो डोंट हो जाएगा, डज नॉट है तो डजंट हो जाएगा, डिड नॉट है तो डिडंट हो जाएगा। तो ये सब याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा यूज किया गया है तो शॉर्टकट इस तरह से लिखने पड़ेंगे तुमको क्वेश्चन टैग में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग का जो रूल था यहाँ पर खत्म होता है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, हम जाते हैं नेक्स्ट। चेंज असर्टिव सेंटेंस टू इंटरोगेटिव। जैसे असर्टिव सेंटेंस दिया होगा तुमको, उसको क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाना है, तो बहुत आसान होता है, ठीक है। ध्यान देना क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस कैसा होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसके साथ होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ होगा वर्ब, और उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। जैसे दर्शन इज प्ले, इज मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग इन द गार्डन, तो सब्जेक्ट जो है वो दर्शन, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग होगा वर्ब, इन द गार्डन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इस तरह का सेंटेंस हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस करना है मुझे, तो कैसे कर सकता हूँ? तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आने का, मतलब इज आगे आ गया, फिर नॉट लगाने का, इजंट, फिर सब्जेक्ट लिखने का। इज नॉट का मतलब हो जाएगा इजंट, ठीक है, वो शॉर्ट में लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट है दर्शन, इजंट दर्शन प्लेइंग इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क। तो इज था हेल्पिंग वर्ब, वहां पे इज लगाया, नॉट का नॉट रखा है, सब्जेक्ट था दर्शन, दर्शन लगाओ, वर्ब है प्लेइंग, प्लेइंग लगाओ, ऑब्जेक्ट जो था इन द गार्डन, वो इन द गार्डन लगाओ और क्वेश्चन मार्क लिख दो। समझ में आया तुमको? यस सर। फिर वही रूल जो ऊपर था कि जब सपोज प्रेजेंट टेंस है तो डू नॉट या डज नॉट, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो, ठीक है। अगर पास्ट टेंस है तो डिडंट लगाने का, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला ही केम बैक फ्रॉम बॉम्बे। केम मतलब आया था, ठीक है ना, तो वो पास्ट टेंस हो गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है, तो पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है, पर हमें पता है कि पास्ट टेंस होता है, तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब डिडंट लगाना है। तो डिडंट, फिर आएगा, डिडंट लगा दिया ना, हेल्पिंग वर्ब और नॉट एक साथ लगा दिया, शॉर्ट में ही लगाना होता है डिडंट। फिर सब्जेक्ट क्या है, तो ही है, तो ही लगाओ। केम का हो जाएगा कम, और वर्ब क्या था, वर्ब हो गया, फिर बैक फ्रॉम बॉम्बे एज इट इज लगा देंगे, बैक फ्रॉम बॉम्बे वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया तुमको यहाँ तक? यस सर। अभी देखो नेक्स्ट में ऐसा है, देयर इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, मतलब तुम्हें इज दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है, इज आगे आएगा, ठीक है। फिर इज देयर, अब नो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉट दिया हुआ है, तो दो बार नेगेटिव नेगेटिव नहीं आता है। तो अगर क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इज देयर एनी, उसका ऑपोजिट वर्ड यूज करने का, नो एनी यूज ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, क्वेश्चन मार्क। बराबर इस तरह से तुम्हें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। समझ में आया ये वाला रूल? यस सर। यस। हाँ, धीमे धीमे, एक मिनट अभी मैं आता हूँ, एक मिनट बंद करके स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है।